हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौहान। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम हिंदी मीडियम पर। तो गाइस, आज हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 11th की फिजिक्स करवाना स्टार्ट किया है, ठीक है दोस्तों। तो उसका हमने पहला जो हमारा वीडियो लेक्चर है यानी कि पहले चैप्टर का, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, जिसका नाम है हमारा भौतिक जगत, उसका वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। अप्रोक्स 25 से 26 मिनट का या 27 से 28 मिनट का वीडियो हो सकता है। आप उसे भी देख लेना, ठीक है दोस्तों। यह डिस्क्रिप्शन में उसका क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। पर आज हम उस लेक्चर की बात नहीं करते, आज हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर आपका लंबा हो सकता है ना, ये वीडियो लेक्चर क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है। प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा 2 बार में देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों। जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, अच्छे न्यूमेरिकल है, वो सब चीजें मैंने इस लेक्चर में कवर करनी है, ठीक है दोस्तों। बस आपको एक ही सलाह देनी है कि आप कॉपी और पेन निकालिएगा और अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मूल राशि क्या होती हैं। ऐसी राशियां जिनको किसी दूसरी राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तथा उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि भैया ना तो एकदम से तेज डेफिनेशन पढ़ दी, समझ में नहीं आया कुछ। तो दोस्तों मैं समझाता हूँ। अच्छा, तो ऐसी राशियां जिनको किसी दूसरी राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, कितनी होती है मूल राशि? 7 प्रकार की। पहले मूल राशियों की बात कर लेते हैं ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिन्हें किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आपको, जैसा कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, तीव्रता। यानी कहने का मतलब क्या है, मूल राशि जो होती है वो हमारी 7 प्रकार की होती है। और कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा कि लंबाई, अच्छा, लंबाई को आप बताइए, है ना, लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई का जो कोई भी फॉर्मूला होता है, आप उसको किसी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं क्या? तो आपके अंदर से सवाल आएगा कि आप नहीं कर सकते। आप क्या बोलोगे? आप नहीं कर सकते, ऐसा है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो लंबाई है, लंबाई को आप किसी दूसरी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हो? लंबाई को आप किसी दूसरी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। इतना जरूर है कि आप जितनी भी ये 7 भौतिक राशियां हमारी, इनका यूज करके आप दूसरी भौतिक राशियों को आप व्यक्त कर सकते हो आसानी से, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या है, ये ऐसी भौतिक राशियां हैं, है ना, इन्हें किसी और भौतिक राशि से ड्राइव भी नहीं किया जा सकता, यानी कि व्युत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये ऐसी राशियां, ये सारी स्वतंत्र राशियां हैं। ये सारी कितनी, ये जितनी भी 7 की 7 राशियां हैं, ये स्वतंत्र राशियां, इंडिपेंडेंट राशियां हैं। कहने का मतलब क्या है, यानी कि इन्हें मतलब कि इस लंबाई को आप, है ना, इस लंबाई के फॉर्मूले को आप किसी भी और भौतिक राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, यानी कि इस जितनी भी 7 की 7 भौतिक राशियां हैं, ये एक दूसरे से क्या होती हैं, सभी इंडिपेंडेंट होती है। इतना जरूर है कि ये जो 7 भौतिक राशियां हैं हमारी, इनका यूज करके और भौतिक राशियों को बनाया जा सकता है। परंतु इन 7 की 7 भौतिक राशियों को किसी और भौतिक राशि का यूज करके बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी ही राशियां होती हैं मूल राशियां हमारी, जिन्हें किसी भी और भौतिक राशियों की सहायता से ना बनाया जा सके। यानी कि ये 7 की 7 भौतिक राशि क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। आपको मूल राशियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि ऐसी राशियां है ना, ऐसी राशियां जिन्हें दूसरी भौतिक राशियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इन्हें ना ही दूसरी भौतिक राशियों की सहायता से ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि 7 की 7 राशि क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। दोस्तों, आप इतना बोलने पर आपको ये चीजें क्या होगी समझ में आ गई होंगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता देता हूं, है ना। तो मूल राशि कितनी होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा तथा तीव्रता। अब इसमें एक चीज आई है, मूल मात्रक। अच्छा दोस्तों, मूल मात्रक क्या होते हैं ना। तो ये जितनी भी मूल राशि है ना, इन्हीं के जो मात्रक होते हैं, ये जितनी भी मूल राशि हमारी, इन्हीं के जो मात्रक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मूल मात्रक बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? मूल मात्रक बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लंबाई। अब दोस्तों, यहाँ पे लंबाई वर्ड आया, लंबाई का मतलब क्या है? लंबाई का मतलब देखो, दूरी से भी हो सकता है, विस्थापन से भी हो सकता है, ऊंचाई, चौड़ाई, त्रिज्या, व्यास, जो भी है। यानी कहने का मतलब क्या, एक लेंथ होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या, एक लेंथ होनी चाहिए, उसे आप क्या बोलोगे? लंबाई बोलोगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, तो लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है दोस्तों? मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ठीक है, धारा का एम्पियर, और ताप का क्या है? केल्विन। पदार्थ की मात्रा का क्या है दोस्तों? मोल है। तीव्रता का क्या मात्रक है दोस्तों? कैंडल। ये मैंने प्रतीक भी लिखे हैं। मीटर को आप एम से शो कर सकते हो, किलोग्राम को आप केजी से शो कर सकते हो, और जो सेकंड है, सेकंड को आप इस तरह से शो कर सकते हो, और जो एम्पियर है, एम्पियर को इस तरह से शो कर सकते हो, और केल्विन को इस तरह से, और मोल को इस तरह से, और कैंडल को इस तरह से आप
शॉर्ट में शो कर सकती हूँ, यानी कि प्रतीक हैं ये इनके। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि भौतिक राशि आपको कोई पूछे कि मूल राशि कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, मूल राशि हमारी 7 होती है। अच्छा, आपसे कोई पूछने लगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो मूल राशियां होती हैं उन्हीं के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल मात्रक बोलते हैं। दोस्तों आप, मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई, मूल राशि भी और मूल मात्रक भी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बढ़ते हैं, अगली चीज क्या, हमारी व्युत्पन्न राशियां। क्या है दोस्तों, व्युत्पन्न राशियां। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशियां। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, वेग, त्वरण, बल, कार्य आदि। अच्छा, अब बोलोगे भैया समझ में ही नहीं आया, तो मैं समझाता हूँ ना। यहाँ पे देखो, वेग बराबर क्या है, यहाँ पे वेग का फॉर्मूला होता है हमारा विस्थापन बटे समय। क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मूल राशियों से मिलकर बने, जो मूल राशियों की सहायता से बने, कहने का मतलब जो मूल राशियों की सहायता से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशियां। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय। यदि आप यहाँ पे देखोगे, यदि आप यहाँ पे देखो तो विस्थापन भी क्या है, एक मूल राशि है, और समय भी क्या है, एक मूल राशि है। यानी कि जो मूल राशियों से मिलकर बने उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशि। और यहाँ पे वेग क्या है दोस्तों, हमारी व्युत्पन्न राशि। आई होप दोस्तों बात समझ में आ गई। क्या डिफरेंस है दोनों में, मूल राशि का, ये किसी की सहायता से नहीं बनती है, ये एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। ये इन्हें किसी की भी सहायता से, किसी और दूसरी भौतिक राशि की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। इतना जरूर है कि इन सब की सहायता लेकर, इन सब की जो सहायता लेकर हम बनाते हैं उन्हें, वो उन राशियों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। यानी इन सब की सहायता लेकर दूसरी भौतिक राशियों को बनाया जा सकता है, परंतु दूसरी भौतिक राशियों की सहायता लेकर इन भौतिक राशियों को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी कैसी राशि है, मूल राशि है, और समय भी कैसी राशि है दोस्तों, मूल राशि है। आई होप दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशि। आई होप दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं ना, मात्रकों की पद्धतियां। क्या दोस्तों, मात्रकों की पद्धतियां। अच्छा, तो दोस्तों मात्रकों की पद्धतियां हमारी 3 प्रकार की होती हैं, जो फिजिक्स में डिफाइन है, वो हमारी मात्रकों की पद्धतियां 3 प्रकार की होती है। पहली क्या है दोस्तों, हमारी एमकेएस, है ना, एमकेएस। दूसरी हमारी सीजीएस, तीसरी क्या हमारी एफपीएस। अच्छा, मैं इन्हें बताता हूँ, है ना। एमकेएस पद्धति का मतलब क्या है ना, ये जो एमकेएस पद्धति है, ये बेसिकली किसके रेस्पेक्ट में बताएगी, यानी कि लंबाई के, है ना, द्रव्यमान के, है ना, और किसके, टाइम के, यानी कि समय के। यानी कि इन तीनों के रेस्पेक्ट में, इन तीनों भौतिक राशियों के रेस्पेक्ट में, इन तीनों, ये जितनी भी है पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां हैं, इनके रेस्पेक्ट में इन्हें डिफाइन किया गया है। कहने का मतलब क्या है, आप लंबाई को किस में नापोगे, एमकेएस पद्धति में, किसे, मीटर में, है ना, और द्रव्यमान को किस में नापोगे, एमकेएस पद्धति में, किलोग्राम में, और समय को आप एमकेएस पद्धति में किस में नापोगे, आप सेकंड में। आई होप दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में लंबाई को आप किससे नापोगे, सेंटीमीटर से। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में आप द्रव्यमान को किससे नापोगे, ग्राम से, और सीजीएस पद्धति में आप समय को किससे नापोगे, आप सेकंड से। इसी प्रकार से एफपीएस पद्धति में, यानी कहने का मतलब क्या, ठीक है, आप यानी कि लंबाई को किस में नापोगे, एफपीएस पद्धति में, फुट में। ठीक है, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में। तो दोस्तों ये कहने का मतलब क्या है, मात्रा की जो पद्धति होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली क्या हमारी एमकेएस पद्धति, दूसरी हमारी सीजीएस पद्धति, तीसरी हमारी एफपीएस पद्धति। इन सबको मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है, वो लंबाई, द्रव्यमान और समय। जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसे मैं आपको पूछता हूँ, जैसे बल है, बल को हम एमकेएस, बल का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, वो क्या होता है दोस्तों, हमारा न्यूटन। वो क्या होता है दोस्तों, हमारा न्यूटन। इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है, इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है बल का, वो क्या होता है दोस्तों, हमारा डाइन। ठीक है, क्या होता है, डाइन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये मात्रकों को डिफाइन करती है। ये पद्धतियां क्या होती है, नहीं कुछ ऐसी भौतिक राशियां है ना, अलग अलग भौतिक राशियों का, जैसे एमकेएस पद्धति में उसका मात्र कुछ और होगा, सीजीएस पद्धति में उस भौतिक राशि का मात्र कुछ और होगा, और एफपीएस पद्धति में उस भौतिक राशि का मात्र क्या होगा, कुछ और होगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग भौतिक राशियों का, अलग अलग पद्धतियों में मात्रक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे। अगली चीज, हमारा अगला टॉपिक हमारा पूरक मात्रक। क्या चीज पूरक मात्रक। यानी कि पूरक मात्रक मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पूरक मात्रक हमारे 2 हैं। पहली चीज क्या है, हमारा समतलीय कोण, दूसरा क्या हमारा घन कोण। ठीक है, इनका मात्रकों का नाम क्या है, नहीं समतलीय कोण का जो मात्रक है, कहने का मतलब क्या है, तो समतलीय कोण का मात्रक वो क्या हमारा रेडियन, और घन कोण का जो मात्रक है वो क्या हमारा दोस्तों, स्टेरेडियन। आई होप दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। समतलीय कोण का जो मात्रक है वो क्या, रेडियन, और घन कोण का जो मात्रक है वो क्या दोस्तों, हमारा स्टेरेडियन। यानी कि रेडियन को हम किससे शो करते हैं, आरडी से, और स्टेरेडियन को एसआर से। अब दोस्तों आप बोलोगे कि समतलीय कोण और घन कोण तो बताइए भैया। अच्छा, तो हम बताते हैं, है ना।
अच्छा, तो मेरे कहने आप वैसे तो इन दोनों चीजों का आप है ना क्लास 12th में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 में, है ना। वैसे तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है वो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आप पढ़ोगे ना, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में आप इन दोनों कोणों को पढ़ोगे। गॉस का नियम पढ़ने से पहले इन दोनों कोणों को आपको पढ़ाया जाएगा। फिर भी मैं आपको एक छोटा छोटा एक फील दे देता हूँ, है ना, मोटा मोटा बताता हूँ या फिर आपको फील देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपका व्रत है, आपका क्या है, व्रत, आपने व्रत में से छोटी सी आर्क काटी। आर्क का मतलब क्या है दोस्तों, चाप काटा थोड़ा सा, और वो जो चाप है, और वो चाप जो हमारा व्रत के केंद्र पर, और जो चाप है हमारा, वो व्रत के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, समतलीय कोण। ठीक है दोस्तों, जो हमारा व्रत है, व्रत में से आप एक चाप काटो और वो चाप व्रत के केंद्र पर जो कोण बनाए उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, समतलीय कोण। अब आप बोलोगे भैया घनकोण भी बताइए, अच्छे तो घनकोण भी बता देते हैं हम आपको। अब की बार, पहली बार तुमने क्या लिया, व्रत, ठीक है, व्रत क्या है यहाँ पे, खोखला, क्या है, खोखला, ठीक है। अब की बार हमने क्या लिया, ठोस गोला। ठोस गोला कहने का मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, तरबूज, आपने क्या देखा होगा, तरबूज, जब तरबूज आपने देखा होगा, जो जो तरबूज बेचने वाले होते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, वो जब तरबूज बेचते हैं तो उसमें से एक छोटा सा पीस काट के रख लेते हैं ना, इस तरीके का, है ना, वो इस तरीके का छोटा सा पीस काट के रख लेते हैं ना, ठीक है ना। वो जो पीस है, वो जो पीस है, उस तरबूज के सेंटर पर, उस तरबूज के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, घनकोण बोलेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया, यानी ठोस गोला। क्या दोस्तों, ठोस गोला, यदि ठोस गोले में से आप एक पीस काटते हो, यानी कि एक भाग काटते हो, और वो भाग गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, घनकोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आप इसे क्लास 12th में पढ़ोगे, फिर भी मैंने आपको फील दे दिया छोटा सा। यदि खोखली चीज है, और खोखली चीज, यदि कोई खोखली चीज है गोल हमारी, ठीक है दोस्तों, यदि कोई खोखली चीज है गोल हमारी, उसमें से आप एक पीस काटोगे, और जो वो पीस जो है ना, वो पीस जो उस खोखली गोले के केंद्र पर जो हमारा कोण बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, समतली कोण। और वहीं पर आप किसी ठोस गोले में से, किसी ठोस गोले में से एक पीस काटते हो, और वो पीस जो उस ठोस गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, घनकोण बोलेंगे। दोस्तों आई होप दोस्तों इतनी बात आपको समझ में होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट चलते हैं आगे। तो गाइस अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का अगला टॉपिक क्या दोस्तों, हमारा त्रुटि, है ना। तो बेसिकली त्रुटि को समझते हैं अब अच्छे से। तो त्रुटि है क्या, है ना। तो पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन क्या है, किसी माप की अनिश्चितता को हम त्रुटि बोलते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। यानी कि आप सीधे सीधे भी समझते हो, त्रुटि मतलब गलती। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, है ना। तो मान लिया आप एक रोड लेकर आए बाजार से, आपके लेकर आए एक रोड लेकर आए बाजार से, उसके रोड जो लेकर आए वो एक बॉक्स में बंद थी, और बॉक्स पर लिख रहा था कि जो इस रोड की लंबाई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। बट आपने नाप के देखा, तो जब आपने नाप के देखा तो उसकी लेंथ कितनी है, 14.9 सेंटीमीटर आई। ठीक है, जब आपने उसका प्रेक्षण किया, यानी उसे ऑब्जर्व किया, तो उसकी लेंथ कितनी है, 14.9 सेंटीमीटर आई। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं 0.1 का क्या, 0.1 सेंटीमीटर का कहीं ना कहीं क्या है, डिफेक्ट है। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, त्रुटि बोलेंगे। वैसे भी दोस्तों आप समझते हो, त्रुटि मतलब गलती, हर किसी से होती है ना। तो मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि त्रुटि क्या होती है। तो किसी माप की अनिश्चितता को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रुटि बोलते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ दोस्तों त्रुटि कितने प्रकार की होती है। त्रुटि 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली क्या दोस्तों, हमारी क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी क्या, यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, क्रमबद्ध त्रुटि को, ठीक है। तो देखो ये क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमैटिक एरर। दोस्तों सिस्टमैटिक एरर जो होती है हमारी, है ना, वो इस प्रकार की त्रुटि होती है जिन्हें ठीक किया जा सकता है। क्या है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, जिन्हें ठीक किया जा सकता है, वो भी कैसे, कुछ जोड़ के या फिर कुछ घटा के, यानी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किया जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी एरर को हम क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि। पहले पढ़ो आप आसानी से, अभी टेंशन ना लो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी त्रुटि जिनमें कुछ जोड़कर या घटाकर क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि। यानी कि आती किस किस कारणों से, उन पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपके सामने जोड़ने घटाने का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल की, हमारी वेट मशीन है, मान लिया ये क्या हमारी दोस्तों वेट मशीन है। वेट मशीन यानी वजन तोलने वाली, ठीक है। तो मैं इसमें एक एरर है छोटी सी, इसमें एरर ये है कि 0.5 kg वजन क्या दिखाती है दोस्तों, ज़्यादा दिखाती है। क्या दिखाती है दोस्तों, ज़्यादा दिखाती है। मान लिया दो लड़के हैं, एक है मोहित एक है रोहित, यानी कि वो तुलते हैं इस मशीन पर। क्या करते हैं, वो तुलते हैं इस मशीन पर। जब तुलते हैं तब मोहित का वजन आता है यानी कि 63.5 kg, और रोहित का वजन आता है 58 kg। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं जब ये पहली बार तुले तो ये वजन कैसा हुआ हमारा, त्रुटि, नहीं त्रुटि रहित। कैसा वजन हुआ हमारा, त्रुटि।
ठीक है, यानी कि इसमें त्रुटि है, यानी त्रुटि रहित है ना, यानी कि इस वजन में क्या है, हमारी त्रुटि है ना, इन दोनों वजनों में हमारी त्रुटि है। क्यों है त्रुटि? क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी वेट मशीन है, ये मतलब पहले से क्या दिखा रही है हमें, 0.5 kg वजन के दिखा रही है दोस्तों, ज़्यादा दिखा रही है। कहीं ना कहीं हमारा जो वजन है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, हमारे 0.5 kg भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि जो हम वास्तविक वजन हम बताएं अपना, भाई हम जब पहली बार तुले तो कितना वजन आया हमारा, 63.5 kg, और मशीन में क्या आ रहा है, वो 0.5 kg क्या दिखा रही है, पहले से ही क्या दिखा रही है, ज़्यादा दिखा रही है। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों, आपके 0.5 kg की दिखा रही है, पहले से ही ज़्यादा दिखा रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा वास्तविक मान क्या होना चाहिए, नहीं हमारा वास्तविक वजन क्या होना चाहिए, 63 kg होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हमने क्या करा, 0.5 kg क्या कर दिया, घटा दिया। ये 0.5 kg क्यों घटाया दोस्तों, ये 0.5 kg हमने इसलिए घटाया क्योंकि ये पहले से ही क्या कर दिया, 0.5 kg वजन क्या दिखा रही है, ज़्यादा दिखा रही है ना। और इसी प्रकार से आप देखो, यानी कि जब रोहित तुला, रोहित का वजन कितना है, 58 kg, बट ये जो वजन है इसमें क्या है, त्रुटि है, इसमें क्या है, त्रुटि है। क्यों त्रुटि है? क्योंकि 0.5 kg वजन क्या दिखा रही है, पहले से ही क्या दिखा रही है, ज़्यादा दिखा रही है। तो हम इसमें भी हम क्या करेंगे, 0.5 kg क्या करेंगे, 0.5 kg वजन जो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जो इसका वास्तविक वजन आएगा रोहित का, वो कितना आएगा, 57.5 kg। आई होप दोस्तों बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। यानी कि त्रुटि वाला वजन है और ये क्या है दोस्तों, हमारा वास्तविक वाला वजन। यानी कि कहीं ना कहीं हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने वजन माइनस करा, यानी कि इस वाली त्रुटि वाले वजन में से हमने क्या करा, 0.5 kg माइनस करा। यहाँ पे भी हमने क्या करा, 0.5 kg माइनस करा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा, कुछ घटाने से हमारी त्रुटि क्या होगी दोस्तों, ठीक होगी। ठीक है दोस्तों, घटाने का मतलब ये, हमने कुछ चीज़ घटाई तो हमारी त्रुटि क्या होगी, ठीक होगी। इसका अपोजिट बात करते हैं चलो दोस्तों, यदि वेट मशीन पहले से ही क्या करे, 0.5 kg वजन कम दिखावे, तो क्या होगा, जब यदि 0.5 kg वजन कम दिखाती तो अब तो आप इतनी कॉमन सेंस तो लगा ही लोगे। जैसे 63.5 kg है, तो इसका भाई ये तोला, तो इस वजन में क्या है, त्रुटि, इस वाले वजन में भी त्रुटि है। अब तो इसका वास्तविक वजन क्या होना चाहिए, क्योंकि 0.5 kg कम दिखा रही है, तो अब की बार क्या होना चाहिए, इसका वजन 64 किलो क्या होना चाहिए दोस्तों, मोहित का वजन क्या होना चाहिए, वास्तविक वजन क्या होना चाहिए, 64 किलो। इसी प्रकार से जो रोहित है, रोहित का वजन क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा 58.5 kg, 58.5 kg। दोस्तों आपको बात समझ रहे, अब की बार हमने क्या करा, 0.5 kg को क्या करा, हमने जोड़ा, और पहले क्या करा था, हमने घटाया था। पहले क्या करा था, हमने 0.5 kg को क्या किया था, घटाया था। यानी कि इस प्रकार की एरर है, जिन्हें कि हम कुछ जोड़ें या फिर घटाएं, है ना, जोड़ने और घटाने से क्या हो जाएंगी, ये एरर क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार की एरर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं, ना। तो आई होप दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ें, ये वाली त्रुटि जो हमारी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब मैं बताता हूँ ये त्रुटि किस किस कारणों से होती है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है इसका, तो पहले कारण को समझते हैं, यंत्रगत त्रुटि। यानी कि ये जो हमारी वेट मशीन है, ये क्या है, एक यंत्र है। यानी कि हो सकता है कि यंत्र में त्रुटि हो हमारी। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, ये यंत्र में त्रुटि, यानी कि जब हम इसे मतलब कि कंपनी से खरीद कर लेकर आए, तो ये ऐसा भी हो सकता है, ये पहले से मतलब बनाने वालों से थोड़ा सा डिफेक्ट होगा, और इसमें 0.5 kg पहले से ही ज़्यादा दिखा रही हो। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि एक कारण क्या हो सकता है, यंत्र में ही त्रुटि हो, तब ये त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। दूसरी क्या, हमारी तकनीक त्रुटि। तकनीक यानी कि हमारी तकनीक गलत है, यानी कि इसमें कुछ बटन होते हैं, जैसे वेट तुलने वाली में कुछ बटन होते हैं। बात समझ आ रही है, वेट तुलने वाली मशीन में क्या होता है, बटन होता है। तो हो सकता है हमने कोई बटन गलत दबा दिया हो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है हमने कोई बटन क्या हो, गलत दबा दिया हो, जिसकी वजह से वो क्या दिखा रही हो, 0.5 kg वजन क्या दिखा रही हो, ज़्यादा दिखा रही है। यानी कि दूसरा कारण क्या हो सकता है, हमारा तकनीकी कारण भी हो सकता है ना, इन वाली त्रुटियों का। क्रमबद्ध त्रुटि का दूसरा कारण क्या हो सकता है, तकनीक त्रुटि। तीसरा कारण क्या हो सकता है, व्यक्तिगत त्रुटि। यानी कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति की खुद की गलती हो सकती है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं वेट मशीन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेट मशीन पे खड़ा हूँ। अब एक बात है, मैंने किसी टेबल का सहारा ले लिया तुलते हुए, तो वो आप समझिए ना, तो फिर वेट में तो अपना आप ही क्या आएगी, त्रुटि आने वाली है। यानी कि व्यक्तिगत, यानी व्यक्ति की खुद भी गलती हो सकती है ना, व्यक्ति की खुद भी गलती हो सकती है, जिसके कारण ये त्रुटि क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। यानी ये तीन कारण है, यंत्र की त्रुटि हो सकती है, तकनीक त्रुटि हो सकती है, और दोस्तों क्या हो सकता है, हमारा व्यक्ति की त्रुटि हो सकती है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको, ये वाली त्रुटि हम आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी त्रुटि पे चलते हैं अब। दूसरी त्रुटि क्या, हमारी यादृच्छिक त्रुटि, यानी कि रैंडम एरर। जैसे कि नाम से स्पष्ट है इसका, रैंडम एरर। रैंडम का मतलब क्या है ना, पहली बात हम समझते हैं ऐसी त्रुटि जिन्हें बार बार परीक्षण करके ठीक किया जा सकता है ना। अभी इस डेफिनेशन पर बाद में आते हैं, पहले हम कारण समझते हैं। कारण है ना, इनके कारण क्या दोस्तों, मैं बताता हूँ इनका कारण क्या होता है, अज्ञात, है ना। इनका कोई भी कारण नहीं होता, पता ही नहीं होता ये जो हमारी त्रुटियां ये किस कारण से उत्पन्न हो रही है, इनका कारण कोई पता नहीं होता है ना। ये यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये अपने आप ही रैंडमली, मतलब किसी भी चीज में ये एरर आ जाती है ना, किसी भौतिक राशि में ये एरर आसानी से आ जाती है। ये आसानी से नहीं बोलेंगे, मतलब कहने का मतलब ये अज्ञात, इनका कोई कारण नहीं होता है ना, किसी भी कारण से ये है त्रुटि क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है, यदि आप बार बार प्रेक्षण करें,
यदि आप बार बार प्रेक्षण करें तो बार बार प्रेक्षण करने से क्या होता है, ये त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। जैसे आपको समझ में नहीं आया होने का प्रेक्षण का मतलब क्या, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान ली एक रोड है, रोड की लंबाई कितनी 15 सेंटीमीटर, कितनी लंबाई है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। ओके, और जब है ना ये अब मतलब इसकी रोड की एक्चुअल लंबाई है कितनी 15 सेंटीमीटर। जब आपने, आपको यकीन नहीं हुआ, आपने अपना बोला मैं तो नाप के देखूंगा, आपने जो भी स्केल वगैरह से नापी, तो आपने जब पहली बार प्रेक्षण किया तो उसकी लेंथ जो आई, मान लिया वो कितनी 14.9 सेंटीमीटर, कितनी है दोस्तों 14.9 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बार नापा तो 14.8 सेंटीमीटर, इस तरीके से। यानी यदि आप बार बार प्रेक्षण करते रहोगे, यानी आप बार बार चीज़ों को नापते रहोगे, तो ये त्रुटियाँ क्या हो जाती हैं, उस तरीके से क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती है। कहने का मतलब क्या, ये त्रुटियाँ कैसे दूर होंगी, बार बार प्रेक्षण करने से। बात समझ आ रही है ना। और इनके कारण क्या है, ये किस कारण से उत्पन्न होती है, यानी कि अज्ञात कारण है, इनका कोई भी कारण नहीं होता, समझ नहीं आता किसी को भी किस कारण से त्रुटि उत्पन्न हो रही है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि अच्छे से समझ आ गई होंगी। फटाफट चलते हैं आगे। तो पहली चीज क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि को भी समझते हैं ना, कुछ अदर टाइप की त्रुटियां हमारी, इन्हें भी समझ लेते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है दोस्तों, वास्तविक मान माइनस के प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, है ना, निरपेक्ष त्रुटि। अब कहने का मतलब क्या है, मैं फिर से वही रोड वाला एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है। मान ली रोड है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ ना। एक रोड लेकर आया आप, रोड क्या थी, बॉक्स में बंद थी। रोड क्या थी, इसकी लेंथ कितनी थी 15 सेंटीमीटर। रोड का एक बॉक्स भी था, और बॉक्स पे लिख रहा था दोस्तों हमारा कि जो लंबाई है, छड़ की जो लंबाई है, यानी रोड की जो लंबाई है, छड़ की लंबाई है वो कितनी 15 सेंटीमीटर। छड़ की लंबाई कितनी 15 सेंटीमीटर। बट आपने तो सोचा भी मैं तो नाप के देखूंगा। तो आपने नापा ना, तो आपने नापाई की, यानी पहली बार प्रेक्षण किया तो उसकी लेंथ कितनी है हमारी, मान ली 14.9 सेंटीमीटर। जब आपने दूसरी बार नापा तो कितनी है 14.8 सेंटीमीटर। तीसरी बार नापा तो इस, है ना, तो तीसरी बार नापा तो लेंथ आई तुम्हारी 14.7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो ये क्या है, छड़ की लंबाई, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, यानी ये छड़ का क्या है, वास्तविक मान है ना, ये छड़ का क्या है, वास्तविक मान, इतना तो है ही वास्तविक मान। यानी कि ये क्या हुआ, हमारा वास्तविक मान, ठीक है। यानी कि हमने बार बार प्रेक्षण करने से ये वैल्यू हमें क्या हुई, बार बार प्राप्त हुई। आपने नाप कर जब देखा, तो आपने नापाई की, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, प्रेक्षित मान। पहले प्रेक्षण में जब तुमने नापी तो कितनी है लेंथ 14.9 है ना, और दूसरे प्रेक्षण में जब नापी तो ये लेंथ कितनी 14.8, यानी कि ये सब, ये जितनी वैल्यू ये क्या हुई हमारी, प्रेक्षित मान। यानी कहने का मतलब क्या, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, इन दोनों के अंतर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो निरपेक्ष त्रुटि हमारी बेसिकली वो है ना, भिन्न भिन्न प्रेक्षणों के लिए, है ना, भिन्न भिन्न प्रेक्षणों के लिए क्या होती है, इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है निरपेक्ष त्रुटि का। कहने का मतलब क्या है, यदि आप पहली बार प्रेक्षण कर रहे हो तो उस केस में आपकी निरपेक्ष त्रुटि का मान कुछ अलग आएगा। यदि आप दूसरी बार प्रेक्षण कर रहे हो तो उस केस में निरपेक्ष त्रुटि का मान कुछ और आएगा। और यदि आप तीसरी बार प्रेक्षण कर रहे हो तो उस केस में निरपेक्ष त्रुटि का मान क्या होगा, कुछ अलग आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे आपने पहले प्रेक्षण लिया, पहले प्रेक्षण में यानी पहली बार आपने इसकी लंबाई नापी, तो पहले केस में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा A1। इसे कैसे शो करेंगे दोस्तों, डेल्टा A1 से। और वास्तविक मान को किससे हम दोस्तों, A से। वास्तविक मान को किससे शो करेंगे, A से। और प्रेक्षित मान को हम, है ना, अब ये A1 और A2 और A3 इस तरीके डॉट डॉट AN है क्या, है ना, मैं आपको बताता हूँ। A1 जो है वो क्या है, पहले प्रेक्षण में, पहले प्रेक्षण का क्या है दोस्तों, प्रेक्षित मान, पहले प्रेक्षण का प्रेक्षित मान, ठीक है। इसी प्रकार से A2 क्या है, दूसरे प्रेक्षण का प्रेक्षित मान। A3 क्या है दोस्तों, तीसरे प्रेक्षण का प्रेक्षित मान। AN क्या है दोस्तों, nवें प्रेक्षण का प्रेक्षित मान। यानी आप प्रेक्षित मान का मतलब क्या है, आपने पहली बार छड़ की लंबाई नापी तो उसे हम क्या बोलेंगे, पहली बार का प्रेक्षित मान, है ना। दूसरी बार नापी नहीं तो उसे हम क्या बोलेंगे, दूसरे प्रेक्षण का प्रेक्षित मान। यदि आपने तीसरी बार लंबाई नापी तो उसे हम क्या बोलेंगे, तीसरे प्रेक्षण का प्रेक्षित मान। यानी प्रेक्षित मान क्या है बेसिकली, आपको समझ में आ गई। तो A1 A2 A3 इस तरीके से AN तक क्या है, ये प्रेक्षण मान। यानी कि A के बराबर यदि 1 लिख रहा है तो आप समझ जाना कि पहले प्रेक्षण का प्रेक्षित मान है। यदि A के बराबर में 2 लिख रहा है तो आप समझ जाना दूसरे प्रेक्षण का प्रेक्षित मान है। यदि A के बराबर में 3 लिख रहा है तो आप समझ जाना कि तीसरे प्रेक्षण का ये प्रेक्षित मान है। तो हम निकालते हैं ना, मैंने क्या बताया, जो निरपेक्ष त्रुटि हमारी भिन्न भिन्न प्रेक्षणों के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पहले प्रेक्षण में हम निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, A माइनस K1। फॉर्मूले पे जाओ, वास्तविक मान क्या है दोस्तों, A, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे वास्तविक मान कितना A, और यहाँ पे पहले प्रेक्षण में जो प्रेक्षित मान है वो कितना A1। इसी प्रकार से आप दूसरे प्रेक्षण में आ जाओ, निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डेल्टा A2, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूले के इसका वास्तविक मान माइनस के प्रेक्षित मान। A2 क्या है दोस्तों, दूसरे प्रेक्षण का प्रेक्षित मान। इसी प्रकार से हम यदि nवें प्रेक्षण किए थे, हमने nवीं बार प्रेक्षण किया, तो nवें प्रेक्षण में हमारी निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा AN, क्या है
डेल्टा एन, यानी कि डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक मान माइनस के एनवें प्रेक्षण में प्रेक्षित मान। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी फॉर्मूला नहीं, इसका फॉर्मूला क्या है, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। अब यहाँ पे समझिए इसका एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं आपको देता हूँ। ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और दोस्तों नेगेटिव भी हो सकती है। ये चीज़ आपको अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा मैं अभी, है ना, वो उसके एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना, कैसे पॉजिटिव होती है, कैसे जीरो होती है, और कैसे क्या होती है, नेगेटिव होती है। फिलहाल आप ध्यान रख लीजिएगा अभी, है ना, निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, और क्या होती है, नेगेटिव भी होती है। अच्छा ठीक है, तो ये निरपेक्ष त्रुटि के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि बेसिकली होती क्या है, तो आप इधर देखो तो ये जो भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि आ रही है, ये जो दोस्तों हमारे भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में जो ये निरपेक्ष त्रुटि आ रही है, आप उन पर मोड लगाकर, ये दोस्तों ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है, ये उन पर हमने क्या लगाया, मोड लगाकर, है ना, तो उन पर मोड लगाकर उन्हें जोड़ दो, और जितनी बार तुमने प्रेक्षण किया उतने से क्या कर दो दोस्तों, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि आपको आसानी से मिल जाएगी। फिर से एक बार सुनो, ये भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में जो निरपेक्ष त्रुटि आ रही हैं, इन पर आप क्या लगाओ, मोड लगाओ, क्या लगाओ, मोड लगाओ, है ना। मोड लगाने के बाद, है ना, उन्हें जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या करोगे आप, उसे भाग दे दो, वो भी किस चीज़ से, जितनी बार तुमने क्या किया, प्रेक्षण किया। बात समझ में आ गई ना, यानी कि भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में जो तो आपकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं, उन्हें पकड़ो, उन पर मोड लगाओ, मोड लगाने के बाद उन्हें जोड़ दो, जोड़ने के बाद जितनी बार भी तुमने प्रेक्षण किया उतने से क्या कर दो, भाग कर दो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, भैया आपने मोड क्यों लगाया। अच्छा दोस्तों, मोड क्यों लगाया, मोड मैंने इसलिए लगाया ताकि ये, क्योंकि ये नेगेटिव भी होती है, निरपेक्ष त्रुटि एक होती है हमारी नेगेटिव भी होती है, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने मोड लगाया। यानी मोड की क्या खास बात होती है, यदि मोड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी है, जैसे -3 है, तो मोड के बाहर क्या आएगा दोस्तों, प्लस में आ जाता है ना। ठीक है दोस्तों, यदि मोड के भीतर कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो जो मोड के बाहर निकलती है तो वो कैसे निकलती है, प्लस में निकलती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, मोड लगाया। दूसरी बात यहाँ पे एक की पॉइंट इसका क्या है, ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, ये हमेशा कैसी होती हैं दोस्तों, ये ऑलवेज क्या होती हैं, पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ये त्रुटि कैसी होती है, हमेशा धनात्मक त्रुटि होती है। अच्छा, आपको दोस्तों इसकी ये भी चीज़ समझ में आ गई, आप चलते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य और औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तो दोस्तों आप कुछ भी नहीं बचा इसमें, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि को भाग लगा देना आपको किससे, वास्तविक मान से, तो आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। अगली चीज पढ़ते हैं हम, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या हमारी दोस्तों, ये जो हमारी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि है, यदि आप इसे किसी मल्टीप्लाई कर दोगे, यदि इसे 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। तो आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि। तो दोस्तों हमने ये त्रुटि वाला जो पोर्शन है ये भी अच्छे से खत्म कर लिया है। ठीक है दोस्तों, है ना। अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अभी, है ना, तो फटाफट गाइस, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं, यानी कि त्रुटि से रिलेटेड जो भी हमने फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े हैं, तो हम उन फॉर्मूलाज पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन का एक क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना। इस क्वेश्चन को करने के बाद, है ना, आपके जितने भी ये फॉर्मूले वगैरह वो अच्छे से और ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और आपके जो भी चीज़ें आपको कम समझ में आ रही थी वो इस क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया, मैंने इधर फॉर्मूले लिख दिए सारे, वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ये सब फॉर्मूले लिख दिए हैं। पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के लिए कुल 5 प्रेक्षण किए। दोस्तों कितने प्रेक्षण किए, 5 प्रेक्षण किए। कितने प्रेक्षण किए, 5 प्रेक्षण किए। छात्र द्वारा लिए गए 5 प्रेक्षण इस प्रकार है। जब उसने पहली बार प्रेक्षण किया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो लंबाई है टेबल की वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर पे। यदि आप बार बार नापते हो, बार यानी जब आपने पहली बार नापा, है ना, तो वो क्या होगा, पहली बार में किया गया प्रेक्षण। इसी प्रकार से उसने, जो छात्र है, उसने 5 बार प्रेक्षण किया, नहीं उसने 5 बार सरल लोलक की रीडिंग ली। सरल लोलक द्वारा जो प्रयोग था उसमें क्या ली उसने, 5 बार रीडिंग ली, यानी 5 बार प्रेक्षण किया। तो जब उसने पहली बार प्रेक्षण किया तो उसकी रीडिंग कितनी है, 2.63। तो दूसरी बार उसने रीडिंग ली तो दूसरी बार आई उसकी 2.56। इस तरीके से ये रीडिंग आई 5, है ना। ये 5 रीडिंग आई इस प्रकार से,
है ना। तो इन प्रेक्षणों की सहायता से निम्नलिखित की हमें गणना करनी है। पहली चीज हमारा वास्तविक आवर्तकाल, दूसरा हमारा प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा हमारा औसत निरपेक्ष त्रुटि, चौथा भिन्नात्मक। इस तरीके से हमें सारी त्रुटियों की गणना करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, सोल्व करते हैं। तो पहली बार हमें क्या निकालना है, वास्तविक आवर्तकाल। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ वास्तविक मान निकालने का जो तरीका होता है ना, तो आप क्या करो, सारे प्रेक्षित मानों को जोड़ दो। सारे जितनी बार प्रेक्षण किया गया उतने सारे प्रेक्षित मानों को जोड़ दो और भाग लगा दो जितनी बार क्या किया गया, प्रेक्षण किया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ इस तरीके से हम वास्तविक मान को निकालते हैं। ठीक है, तो वास्तविक मान निकालने यानी ए निकालने का तरीका क्या हमारा, पहले निकालते हैं वास्तविक मान, है ना। तो उससे पहले मैं लिख ले देता हूँ पहले जो जो चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने क्या बताया, प्रेक्षित मान को लिखने के, प्रेक्षित मान को हम किस चीज़ से शो करते हैं, A1 A2 A3 इस तरीके से, है ना। तो A1 यानी पहले प्रेक्षण में जो प्रेक्षित मान है पहले प्रेक्षण का वो कितना है, 2.63 सेकंड। ठीक है दोस्तों, दूसरे प्रेक्षण का प्रेक्षित मान 2.56 सेकंड। ठीक है, और तीसरे प्रेक्षण का प्रेक्षित मान क्या है दोस्तों, 2.42 सेकंड। और दोस्तों चौथे प्रेक्षण का जो प्रेक्षित मान है वो कितना, 2.71 सेकंड। और पांचवें प्रेक्षण का जो प्रेक्षित मान है दोस्तों वो क्या हमारा 2.80 सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या प्रेक्षित मान, यानी कि वो सारी उसने रीडिंग ली है, 5 के 5 बार उसने रीडिंग ली है। तो पहली बार जब रीडिंग यानी पहली बार में जो प्रेक्षण किया उसने जो प्रेक्षित मान आया वो कितना है, 2.63 सेकंड। दूसरी बार में इतना, तीसरी बार में इतना, चौथी बार में इतना और पांचवी बार में इतना। ठीक है दोस्तों, तो पहला पार्ट हमको देख लेते क्या, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान हमें कैसे निकालना है, यानी कि वास्तविक मान यानी ए का मान हमें कैसे निकालना है, वास्तविक मान, क्योंकि वास्तविक मान को हम किससे शो करते हैं, ए से। तो वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, इन A1 A2 A3 और A5 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5। ठीक है दोस्तों, और डिवाइड कर देना जितनी बार प्रेक्षण किया गया है, यानी कि 5 बार प्रेक्षण किया तो डिवाइड किससे करते हैं हमने, 5 से। ठीक है, तो A1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71, डिवाइड करना कितने से, 5 से। ठीक है दोस्तों, जब आप इस चीज़ को डिवाइड करोगे, है ना, जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 2.62 सेकंड। 2.62 सेकंड, यानी कि ये क्या आ गया हमारा दोस्तों, वास्तविक मान। दोस्तों आप सोल्व कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट, है ना, मैंने इससे डायरेक्ट बता दिया आपको, सोल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हमने वास्तविक मान निकाल लिया, है ना। अब दूसरी चीज निकालते हैं, प्रत्येक प्रेक्षण में प्रेक्षण निरपेक्ष त्रुटि। तो मैंने आपको बताया था, है ना, कंसेप्ट में भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जितनी बार भी प्रेक्षण करोगे आप, है ना, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम, है ना, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। तो हम पहले प्रेक्षण में निकालते हैं, पहले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका क्या था, डेल्टा A1, ये क्या है, पहले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। तो क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वास्तविक मान माइनस के प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान कितना दोस्तों, A माइनस के, है ना, A माइनस के, और पहली बार का प्रेक्षित मान क्या, पहले प्रेक्षण का प्रेक्षित मान कितना दोस्तों, A1, है ना, A1 इस तरीके से। ठीक है, वहाँ पे भी लिख रहा है ये क्या दोस्तों, पहले प्रेक्षण में क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, है ना, निरपेक्ष त्रुटि यानी A माइनस के A1। तो A का मान कितना दोस्तों, अभी हमने निकाला 2.62 माइनस के A1 की वैल्यू कितनी है, 2.63। तो आप जब इसे सोल्व करोगे, है ना, तो आप घटा लो इसे, कितना आएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2.63 में से जब आप 2.62 घटाओगे तो 3 में से 2 गया 1, 0.0, है ना। तो कितना आएगा, माइनस के 0.01 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से, है ना। पहली बार में पहले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि कितनी, 0.01 सेकंड। अब दूसरे प्रेक्षण में निकालते हैं इसी प्रकार से, दूसरे प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि यानी कि डेल्टा A2 बराबर, इसे हम कैसे निकाल, इसका फॉर्मूला A माइनस के A2, यानी कि वास्तविक मान कितना 2.62 माइनस के, है ना, और दूसरे प्रेक्षण में जो प्रेक्षित मान है वो कितना 2.56 सेकंड, है ना। अब तो हम क्या करेंगे, 2.62 में से घटा देंगे 2.62 माइनस के 2.56। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, इधर कितना 0.0, तो ये कितना आ रहा है 0.06 सेकंड। ठीक है, अब तीसरे प्रेक्षण में करते हैं इसी प्रकार से, तीसरे प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, यानी कि डेल्टा A3 बराबर यहाँ से कितना होगा, A माइनस के A3, यानी कि 2.62 माइनस कर देना इसमें, है ना, क्या 2.42। ठीक
ठीक है 2.42, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी 2.42। अब इसे माइनस कर लो आप 2.62 में से 2.42 यदि आप माइनस करोगे तो क्या आने वाला है, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2.0 है ना, तो कितना आने वाला है 0.20 सेकेंड। कितना वाला है 0.20 सेकेंड। इसी प्रकार से हम चौथे परीक्षण में निकाल सकते हैं, चौथे परीक्षण में, ठीक है। इस ये कितनी होगी डेल्टा A4, कितना होगा दोस्तों A माइनस के A4, यानी कि A की वैल्यू कितनी 2.62 माइनस के A4 की वैल्यू कितनी दोस्तों 2.7। यदि आप 2.71 में से 2.62 घटाते हो तो कितना होगा, तो 11 में से 2 गया 9, इधर कितना 0.0, यानी कि कितना बचा माइनस के 0.09 सेकेंड। इसी प्रकार से यदि हम पांचवें परीक्षण में निकालते हैं, पांचवें परीक्षण में निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा A5 बराबर कितना A माइनस के A5। कहने का मतलब क्या है, A की वैल्यू कितनी है 2.62 माइनस के A5 की वैल्यू दोस्तों कितनी है यहाँ से 2.80, यानी कि आप 2.80 में से यदि आप 2.62 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, इधर कितना 7 में 6 गया 1.0, ठीक है। तो कितना आ रहा माइनस के 0.18 सेकेंड। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि निरपेक्ष त्रुटि देखो धनात्मक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ऋणात्मक भी आई है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव भी आई है, ठीक है। इस तरीके से जीरो नहीं आई बट जीरो भी आ जाती है ना, इस सवाल में जीरो नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो निरपेक्ष त्रुटि हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है जीरो भी हो सकती है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि का मान हमने आसानी से निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब फटाफट इसे उतार लीजिए, ये मैं इसे ऊपर वाले को रफ करने वाला हूँ है ना, वास्तविक मान वाले को, ठीक है। फिर हम तीसरा पॉइंट सोल्व करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे बितान देता हूँ मैं ना, ओके, ठीक है, इसे याद रखना 2.62। अच्छा तीसरे चीज में क्या हमारी है ना औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो मैंने क्या बताया था, औसत निरपेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। औसत निरपेक्ष त्रुटि मैंने क्या बोला था, ये जो भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में जो निरपेक्ष त्रुटि आई इन्हें जोड़ दो, ठीक है। यानी कि डेल्टा ए हम कैसे निकालेंगे, हम बेसिकली ना मोड के साथ डेल्टा A1 प्लस मोड के साथ डेल्टा A2 प्लस मोड के साथ डेल्टा A3 प्लस मोड के साथ डेल्टा A4 प्लस मोड के साथ डेल्टा A5, ठीक है। और डिवाइड कर देना जितनी बार प्रेक्षण किया गया, कितनी बार 5 बार, ठीक है दोस्तों। अब इसे सोल्व कर लेते हैं और आ गए है ना। तो डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी दोस्तों है ना, देखो यहाँ से माइनस के 0.01, ठीक है मोड, और A2 डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी है 0.06, ठीक है, प्लस A3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.20, ठीक है, प्लस A4 की वैल्यू कितनी है माइनस के 0.09 और A5 की वैल्यू कितनी है माइनस के 0.18, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड कर देना इसे कितने से 5 से, ठीक है दोस्तों। डिवाइड कर देना इसे कितने से 5 से, इसे भी डालना हो, ठीक है दोस्तों। नीचे वाले भी आप उतार लीजिएगा है ना, इसे भी उतार लीजिए, ठीक है, इसे भी डालना हूँ इस तरीके से। अब मैंने आपको बताया था इन्हें मोड में लिखना है ना, ये जितनी प्रेक्षण वाली वैल्यू है इन्हें सबको इसमें लिखना मोड में ना। मैंने आपको क्या बताया था मोड में लिखना। मोड का मतलब क्या, मैंने आपको बताया जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो जो मोड से बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे पॉजिटिव में, यानी कि ये कितना 0.01 प्लस के 0.06 है ना, प्लस के कितना 0.20 प्लस के है ना ये कितना 0.09 हो जाएगा, ये भी कितना 0.18 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे कितने से 5 से ना। जब आप इसे सोल्व करोगे, जब आप क्या करोगे इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आने वाला है 0.11 सेकेंड, कितना आने वाला है 0.11 सेकेंड, यदि आप इस चीज़ को सोल्व करने वाले हो, ठीक है। अच्छा तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई, तीसरा पार्ट भी हमने आसानी से सोल्व कर लिया। तो हम इसी प्रकार से चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट गए उतार लीजिएगा इसे। चलो चौथा पार्ट मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है। चौथा पार्ट में किधर बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ आपको, ठीक है। चौथा पार्ट देखिए आप, तो हमें क्या निकालना है चौथे पार्ट में भिन्नात्मक त्रुटि। तो दोस्तों भिन्नात्मक त्रुटि हम कैसे निकालते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि निकालने का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली जो भी हमारी जो ये माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि होती है ना, इसे भाग लगा देते हैं हम किससे, वास्तविक मान से। इसे भाग लगा देते हैं किससे दोस्तों, हमारा वास्तविक मान से। अच्छा तो आप एक बात बताइए, तो ये कितना है हमारे निकल को माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि 0.11 और वास्तविक मान कितना था दोस्तों हमारा 2.62 है ना। तो अब यदि इसे सोल्व करोगे, यदि आप इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आने वाला है 0.04, ये कितना आने वाला है 0.04 सेकेंड,
0.04 सेकंड। इस तरीके से आप भिन्नात्मक त्रुटि को निकाल सकते। दोस्तों मैंने कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा पर्पस क्या है दोस्तों, आपको कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। कैलकुलेशन तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ से भिन्नात्मक त्रुटि कितनी है, 0.04 सेकंड। ओके, अब लास्ट पॉइंट बचा हमारा। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, हमारा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, अब जो भी हमारी भिन्नात्मक त्रुटि आई है ना, उसे गुणा कर दो आप कितने से, 0.04 मल्टीप्लाई कितने से, 100 से, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि। आप पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, तो इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा, 4%। कितना आएगा दोस्तों हमारा, 4%। दोस्तों इस तरीके से हमने सारे पार्ट इसके सोल्व कर लिए, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इस न्यूमेरिकल के थ्रू सारी त्रुटियाँ, ये जो सारी त्रुटियों के अच्छे कंसेप्ट है ना, वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे दोस्तों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट चलते हैं आगे।